आज हमारा गोल ये है कि हम वेव्स और सुपरपोजिशन को जल्दी से स्पीड रन कोशिश करेंगे, 15 से 20 मिनट में सारा रिवाइज करें। और फिर उसके बाद जो ओल्ड पास पेपर क्वेश्चन हैं थोड़े से 2015 और उससे पहले के, उनको अटेम्प्ट करें, बिकॉज 2016 और उससे आगे के हम कर चुके हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी विल ट्राई टू डू टुडे। ठीक है, और इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चन आज हो सकेंगे करेंगे। बाकी एक क्लास वेव्स और सुपरपोजिशन पे कल वाली और रखेंगे, उसमें उसके फर्दर पास पेपर्स और कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात। वेव्स की डिवीजन स्टार्ट करते हैं, बहुत क्विकली क्विकली करेंगे। ठीक है, वेव्स जो होती हैं, इट्स अ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी बट विदाउट द ट्रांसफर ऑफ द मीडियम। मतलब जो चीज होती है वो खुद आगे मूव नहीं करती। दो तरह की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में जो वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और जो लॉन्गिट्यूडनल है उसमें जो वाइब्रेशन होती है वो पैरेलल होती है टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो आपके फीचर्स होते हैं वो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस होते हैं, और ट्रांसवर्स वेव में जो आपके फीचर्स होते हैं वो होते हैं ट्रफ्स और क्रेस्ट या पीक्स कह लो उन्हें। लॉन्गिट्यूडनल वेव की बेस्ट एग्जांपल जो आपको याद रखती है वो साउंड वेव है, और जो ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल्स हैं वो वाटर के सरफेस पे जो वेव्स होती हैं, रोप पे जो वेव्स बनती हैं, और आपकी जो लाइट वेव्स इंक्लूडिंग अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों वेव्स को या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से शो किया जा सकता है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से शो किया जा सकता है। दोनों ग्राफ के एक्स एक्सिस का डिफरेंस है। इस ग्राफ से और इस ग्राफ से, दोनों से आप एम्पलीट्यूड ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। इस वाले ग्राफ से, इस वाले ग्राफ से ये आप कैसा क्या निकाल लो, वेवलेंथ निकाल लो, क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ तक। या आप वेवलेंथ ऐसे भी निकाल सकते हो यहाँ से यहाँ तक। और इस वाले ग्राफ से आप ट्रफ से ट्रफ या क्रेस्ट से क्रेस्ट तक जब देख रहे हो तो आप क्या निकाल लो, पीरियड। पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर वन साइकिल, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन वेव, टाइम टेकन फॉर द वेव टू ट्रेवल वन वेवलेंथ, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। बहुत सारे तरीके हैं डिफाइन करने के। एम्पलीट्यूड की ये डेफिनेशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। वेवलेंथ की डेफिनेशन ये लिखी हुई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन फेज। अब देखो आपके जो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो क्रेस्ट निकाल रहा हूँ ना मैं, दो क्रेस्ट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो तो एक क्रेस्ट आपस में इन फेज ही होते हैं। या ट्रफ को निकाल लो तो ट्रफ इन फेज होते हैं। तो उसकी जेनेरिक डेफिनेशन यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन फेज। पीरियड होता है टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन बाय अ वेव फ्रंट, मानी कि एक एक क्रस्ट या एक कंप्रेशन या एक रेयर फ्रैक्शन को ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स पासिंग अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर होती है अगर पीरियड सेकंड्स में मेजर हो रहा हो। फ्रीक्वेंसी और पीरियड आपस में इस तरह रिलेटेड है। इसका मतलब है कि जब भी टी बढ़ेगा तो एफ कम होगा, एफ बढ़ेगा तो टी कम होगा। आपकी जो फेज डिफरेंस है उसको निकालने का क्या तरीका है? फेज डिफरेंस को निकालने का ये तरीका है, अगर आपके पास एक ही वेव के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स मार्क हुए हैं और दो पॉइंट्स के बीच में आपको फेज डिफरेंस निकालना, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। फेज डिफरेंस निकालने के लिए आप दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस एक्स निकालते हो। फॉर एग्जांपल पॉइंट आर और पॉइंट एफ के बीच में अगर मुझे पार्ट, बल्कि कोई ऐसा पॉइंट बताता हूँ जहाँ पे हमने ऑलरेडी यूज किया, वहाँ पॉइंट आर और पॉइंट एफ के बीच में मुझे लेट सपोज फेज डिफरेंस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? पॉइंट आर की मैं यहाँ से एक्स एक्सेस पे वैल्यू देखूंगा, पॉइंट एफ की मैं यहाँ एक्स एक्सेस से वैल्यू देखूंगा, दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा वो मेरा एक्स हो जाएगा। वेव की जो वेवलेंथ है वो मेरा लेमडा हो जाएगा। सो एक्स अपॉन वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री करके मैं डिग्रीज में वेव फेज डिफरेंस निकाल सकता हूँ। इनका फेज डिफरेंस रफली 45 डिग्रीज आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास दो अलग अलग वेव्स बनी हुई है टाइम वाले ग्राफ के ऊपर, और उन दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस आपने निकालना हो, तो दोनों वेव्स का कोई सिमिलर पॉइंट आप चूज करते हैं। जैसे दोनों ग्राफ्स की पीक चूज कर ली या दोनों ग्राफ्स का आपने ट्रफ चूज कर लिया, उन दोनों का अगेन टाइम वाले एक्सेस से आप एक्स एक्सेस से वैल्यू का डिफरेंस निकालते हो, उसे आप कहते हो स्मॉल टी। स्मॉल टी आपने ग्राफ से फिगर आउट कर लिया, जैसे कि ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस डिफरेंस है ये स्मॉल टी होता है। दोनों वेव्स का सेम पीरियड होगा, किसी भी एक वेव का पीरियड निकाल के यहाँ पे लिख दो और फिर उसके बाद 360 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे भी आपके पास फेज डिफरेंस आ जाएगा दोनों वेव्स के बीच में, अगर दो अलग अलग ग्राफ बने। वेव की जो इक्वेशन है वो होती है स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। लेकिन इस इक्वेशन से ये नहीं पता चलता कि स्पीड जो है वो वेवलेंथ से प्रोपोर्शनल है या स्पीड फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल है। मेन बात याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी और स्पीड आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और स्पीड बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों चीजों के बढ़ाने से वेवलेंथ पे अलबत्ता फर्क पड़ता है।
इसलिए मैं कहता हूं कि वेवलेंथ को सब्जेक्ट बना के रखना चाहिए। वेवलेंथ को सब्जेक्ट बना के रखोगे तो जरा कॉन्सेप्ट बेहतर रहेगा इस बारे में। अगर एफ कांस्टेंट है और वी को आप बढ़ा रहे हैं तो स्पीड भी बढ़ेगी, और अगर v कांस्टेंट है और f को आप बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा कम होगा। सही है। सो ऑल्सो स्पेशली रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एंड f इफ स्पीड इज कांस्टेंट। f एंड लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। CRO से फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर की जा सकती है। CRO से आप जब अपनी चीज को कनेक्ट करते हो उस पर साउंड का आपका ट्रेस आता है बना हुआ, आप वाई गेन और टाइम बेस्ड सेटिंग को जानते हुए CRO पे आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। सो ये एक ट्रेस बना हुआ आ रहा था CRO पे, उस पर जीरो की लाइन भी नहीं बनी हुई थी, वो मैंने खुद बनाई पहले बीच में। उसके बाद उन्होंने मुझे टाइम बेस वाई गेन सेटिंग और टाइम बेस सेटिंग दोनों दी हुई है यहाँ पे। टाइम बेस और वाई गेन सेटिंग जो है वो मैंने वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस से वैल्यूज लेके उसको मल्टीप्लाई करनी है। अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है वेव का जो कि वोल्टेज होता है, तो पहले मैंने देखा कि 2 सेंटीमीटर का यहाँ से एम्पलीट्यूड आ रहा है, लेकिन वाई गेन सेटिंग क्या है 5 मिली वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। तो अगर 2 सेंटीमीटर आ रहे हैं तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड निकालने के लिए मैंने 5 × 2 कर दिया। 2 सेंटीमीटर आ रहे हैं और उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 मिली वोल्ट्स वॉज द साइज ऑफ वन बॉक्स, तो 10 मिली वोल्ट्स मेरा एम्पलीट्यूड आ गया। इसी तरह अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसके लिए पहले मुझे पीरियड निकालना पड़ेगा, फिर 1/पीरियड करके मैं फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ। पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, या फिर आप ये कह लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। इस वेव का पीरियड हमें पता चल रहा है कितना है, 4 सेंटीमीटर। 4 बॉक्सेस आ रहे हैं। यहाँ पे रीडिंग आप सेंटीमीटर में ही लेते हो पहले। 4 सेंटीमीटर को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अपनी टाइम बेस सेटिंग से। ठीक है। तो और मेरे पास मीटर सेकंड्स आ रही है, मीटर सेकंड्स। सो बी वेरी केयरफुल विद दिस कि मीटर क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्या लिखा हुआ है यार, ये लिखा हुआ है मिली सेकेंड्स। ये आपका मिली सेकेंड्स लिखा हुआ है, तो मिली सेकेंड्स जो है उसको आपने जाहिर सी बात है सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा पीरियड निकालते हुए। अगर या पीरियड की वैल्यू मिली सेकेंड या सेकेंड्स दोनों में लिख सकते हो, दैट्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। बट फ्रीक्वेंसी निकालने में इसको लाजमी सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ लगा के, और फ्रीक्वेंसी मेरी 1/पीरियड करके 500 हर्ट्ज आ गई। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं which are basically disturbances in electric and magnetic fields perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction in which the wave is propagating. So it's a transverse wave, and transverse wave है तो इसलिए पोलराइज भी हो सकती है। इनकी सबकी वैक्यूम स्पीड की वैल्यू ये होती है, ये इक्वेशन वेव इक्वेशन इस पे भी अप्लाई होती है। दे ऑल अंडरगो नॉर्मल वेव बिहेवियर्स लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डॉपलर इफेक्ट, सब चीजें इन वेव में आपको नजर आती हैं। इन सारी वेव का आपको ऑर्डर याद होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ, और इनकी जो वेवलेंथ की जो रेंज की 10 की पावर्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो उसके बाद आपका जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उस पर जूम इन करें तो आपको उसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं रेनबो के, और उन कलर्स का भी आपको ऑर्डर याद होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है बेटा? डॉपलर इफेक्ट इज द ऑब्जर्व्ड चेंज इन वेवलेंथ, change in observed wavelength or frequency when a source is moving relative to the observer. So this is the observer, this is the observer, this is the source of, let's say, sound है, sound source है। क्योंकि ये सोर्स अभी स्टेशनरी है तो इस ऑब्जर्वर और इस ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वही ऑब्जर्व होगी जो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है जिससे साउंड एमिट हो रहा है। लेकिन जब ये सोर्स मूव कर रही होगी तो जिसकी तरफ मूव कर रही है उसके लिए ऑब्जर्व वेवलेंथ कम हो जाएगी और उसके लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। सो दिस पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग डॉपलर इफेक्ट। उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी साउंड की वो हाई होगी, इट विल बी हायर पिच साउंड एंड शॉर्टर वेवलेंथ। जिससे सोर्स अवे जा रही है, फॉर दिस पर्सन द वेवलेंथ विल बी लॉन्गर एज यू कैन सी फ्रॉम द वेवफ्रंट्स डायग्राम, and frequency will be less, so he will be hearing a lower pitch sound when the source is moving away from him. The observed frequency can be calculated from these quantities on the right hand side. ये formula Doppler effect का है जिसमें fs क्या है? फ्रीक्वेंसी जिसपे सोर्स साउंड एमिट कर रही है। fo क्या है? फ्रीक्वेंसी जिसपे ऑब्जर्वर साउंड को सुन पा रहा है। v is the speed of sound, right, in the particular medium, and vs is the speed at which the source is moving. When do you use a plus sign and when do you use a minus sign? You use a plus sign when the source is moving away from the observer, and you use a minus sign when the source is moving towards the observer. इंटेंसिटी वेव की क्या चीज होती है? इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर अराइविंग पर यूनिट एरिया, इट्स मेजर्ड इन वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। पावर क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है, राइट?
तो पावर को भी फर्दर एरिया से डिवाइड कर दें तो इंटेंसिटी होती है, इसलिए इंटेंसिटी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, पावर अराइविंग पर यूनिट एरिया, और यू कैन से एनर्जी अराइविंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसे भी लिख सकते हो। इंटेंसिटी का जो आपको मेन रिलेशनशिप पता होना चाहिए वो ये है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेव का एम्पलीट्यूड डबल होगा तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, अगर वेव का एम्पलीट्यूड ट्रिपल होगा तो इंटेंसिटी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब भी है कि अगर इंटेंसिटी 9 टाइम्स बढ़ेगी किसी भी वेव की तो एम्पलीट्यूड सिर्फ 3 टाइम्स इंक्रीज होगा, और अगर वेव की इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ेगा। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर इंटेंसिटी 2 टाइम्स इंक्रीज होगी तो एम्पलीट्यूड जो है वो सिर्फ √2 टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर इंटेंसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज करेगी तो एम्पलीट्यूड सिर्फ √3 टाइम्स इंक्रीज होगा, राइट। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, एंड कीपिंग दैट इन माइंड कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, तो हम एक ग्राफ इक्वेशन बना सकते हैं कि I1/I2 = A1/A2 का होल स्क्वायर। ओके, I और ए स्क्वायर का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बनेगा, आई और ए का ग्राफ जो है वो क्या कहते हैं, जो पैराबोलिक कर्व होता है वो बनेगा, x² वाली शेप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ओके, ये जो ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है एक वेव का, लेकिन उसी ग्राफ का जो इंटेंसिटी टाइम ग्राफ है या इंटेंसिटी और डिस्टेंस वाला ग्राफ है वो यूं बनेगा। इंटेंसिटी क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो ये ऊपर वाला ग्राफ साइन थीटा का ग्राफ होता है। दोज हु हैव स्टडीड मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री दे अंडरस्टैंड कि ये ग्राफ क्या है। जब साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ बनता है तो वो ये शेप ले लेता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ है। सर यस, बोलो सर बेटा। अगर सर अगर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का अगर फॉर्मूला हम देखें तो अगर इंटेंसिटी 3 टाइम्स बढ़ रही है हम्म, तो एम्पलीट्यूड को उसके 3 के स्क्वायर के होना स्क्वायर चाहिए। रूट, एम्पलीट्यूड उसका स्क्वायर रूट से बढ़ेगा। सर ऐसा अगर क्यों है? एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी 9 टाइम्स 3 के स्क्वायर से बढ़ेगा। अगर इंटेंसिटी 3 टाइम्स बढ़ रही है तो एम्पलीट्यूड उसके स्क्वायर रूट से बढ़ेगा। सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड, amplitude is proportional sorry, intensity is proportional to the square of amplitude, and you can say कि amplitude जो है वो intensity के अंडर रूट से प्रोपोर्शनल है, ये कह सकते हैं। मतलब अगर यहाँ दोनों साइड पे तुम स्क्वायर ले लो तो ये बात बन जाएगी। समझ में आ रही बात? जी सर। ओके, पोलराइजेशन अभी अभी हमने रिसेंटली रिवाइज किया, लेकिन वेरी क्विकली, ट्रांसवर्स वेव्स आर द वन दैट कैन ओनली बी पोलराइज्ड। Sir, shouldn't the graph be the other way around, like a square is like a quad and a normal, whatever straight line, correct me if I'm wrong. Sir, shouldn't the graph be the other way around? नहीं बेटा, जब कोई चीज if y is proportional to x square तो y और x square का जो ग्राफ है वो यूं बनता है, और अगर खाली y वर्सेस x का आप ग्राफ बनाओगे तो यूं बनेगा। ये बात जहन में रख लो, ठीक है। अगर आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट ही स्क्वायर कर रहे हो तो ग्राफ खुद ही स्ट्रेट हो जाएगा। अगर आप खाली ए को प्लॉट कर रहे हो और उसकी पावर आपको डाल के आई निकालना पड़ रहा है तो फिर वो ग्राफ स्क्वायर की शेप बनाएगा, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होती है? कोई भी वेव को प्लेन पोलराइज्ड कब कहते हैं? जब उसकी वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में हो। जैसे कि ये वाली जो वेव है इसकी वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन है, लेफ्ट टू राइट, इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज, सारे एंगल्स में इसकी वाइब्रेशन नहीं है। इस वेव को हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड वेव क्या होती है? अनपोलराइज्ड वेव ये होती है जिसकी वाइब्रेशन ऑल पॉसिबल प्लेन्स में होती है। ये वेव अनपोलराइज्ड है, ये वाली दिखा रही है वर्टिकली पोलराइज्ड वेव, ठीक है। जब आप एक प्लेन पोलराइज्ड वेव को, पहली बात तो ये कि अगर आप एक अनपोलराइज्ड वेव को एक पोलराइजिंग फिल्टर से गुजारते हो तो जो पोलराइजिंग फिल्टर का जो ट्रांसमिशन एक्सिस जिस एंगल पे होता है उसी एंगल पे आपकी वेव भी पोलराइज हो जाती है। और उसके बाद जब आप एक पोलराइज्ड वेव को एक पोलराइड फिल्टर से गुजारते हो तो उसकी एंगल पे डिपेंड करता है कि इसकी आगे जाके इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी। बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन कम होगी तो कितनी कम होगी, और अगर सेम रहेगी तो कब सेम रहेगी। So what I'm saying is if a polarized wave, already polarized wave is passing through a Polaroid filter, then what would it be its intensity after passing through the filter? That depends on the angle between the plane of polarization of the wave and the transmission axis of the Polaroid filter. And that is determined by your Malul's law. Amplitude के लिए A is equals to A naught cos theta, where A naught is the
amplitude before passing through the filter of the plane polarized wave, and this is the final amplitude after passing. Theta is the angle between the plane of polarization of the wave and what else, and the transmission axis of the filter. अगर इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाना है जो कि ओरिजिनली मलूल्स लॉ में आप लिखते हो, तो यहाँ पे cos के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। याद रखो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही पोलराइज हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज नहीं हो सकती। जब आप फिल्टर को एक वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड वेव को एक फिल्टर के थ्रू पास करते हो और फिल्टर को आप स्लोली रोटेट करते हो, तो एम्पलीट्यूड का ग्राफ, जो फाइनल एम्पलीट्यूड होता है उसका ग्राफ ऐसा बनता है, और इंटेंसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्राफ ऐसा बनता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और ये ग्राफ हम अभी कुछ दिनों पहले ही पूरा एक डिटेल में लेक्चर उसके पास पेपर्स करते हुए इस ग्राफ को यूज करते हुए भी हम देख चुके हैं। आर वी क्लियर? तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं पुराने क्वेश्चंस करते हैं जिसमें पोलराइजेशन तो नहीं आएगा, उसके ऊपर हमने उसकी डेडिकेटेड प्रैक्टिस कर ली थी। सो अब सुपरपोजिशन और वेव्स का जो भी सवाल आएगा, अक्टूबर नवंबर के हम सारे पेपर्स में रिवर्स में जाएंगे। ये तो कोई अक्टूबर नवंबर पेपर 2-3 है, हम रिवर्स में जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो भी वेव का या सुपरपोजिशन का सवाल आता जाएगा उसको हम करते जाएंगे अगले आधे पौने घंटे में। ओके जी, कल वाला एग्जाम भी कैंसिल हो गया पाकिस्तान में। कल किसी का पेपर था कोई? क्या मजाक चल रहा है यार इस मुल्क में। एक मिनट रुको, मैं जरा बच्चों को मैसेज फॉरवर्ड कर दूं एग्जामिनेशन का। कल मैथ्स तो का हो रहा था, हम्म, कल का था जलाना है हो रहा था। नहीं, यही मैसेज आया कि कैंसिल हो गया। टेकन द, हाँ बस 12 मई को कैंसिल हो गया। I'm just gonna forward the message to all students. कल था किसी का एग्जाम आप लोगों में से पाकिस्तान में? नो सर, नहीं था। जो वैसे कल मैथमेटिक्स का कल S1 मैथ्स का P3 था, एएस का। हाँ जी, P3। चलो जो लोग पाकिस्तान में नहीं है उनका तो है ही पेपर। और मतलब उन्होंने ये भी उसके बता दिया कि कंप्यूटर कि का कोई भी एग्जाम रिपीट नहीं होगा। जो भी आपके एग्जाम्स जो हैं नहीं हो रहे, उसके बाकी कंपोनेंट्स अगर आपने दिए हुए हैं तो उसकी बेसिस पे जो है वो आपके क्या कहते हैं एग्जाम होंगे। अभी पता नहीं कब तक कहानी चलती रहेगी यार कैंसिलेशन वाली। अल्लाह ताला खैर ही करे। अजीब मुश्किल में डाल दिया इन लोगों ने। चलो लेट्स कंटिन्यू। आप ना पढ़ते हैं यार, जब पेपर होगा तब देखी जाएगा। दिस इज अ क्वेश्चन। ओ अभी हमने आज से वेव्स रिवाइज किया, सुपर पोजिशन तो रिवाइज ही नहीं किया। हम सॉरी, सुपर पोजिशन भी तो रिवाइज करना है, फिर हम क्वेश्चन पे तभी जाएंगे ना। क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स के मिक्स्ड आते हैं। व्हाट इज सुपर पोजिशन? जब दो वेव एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं, जैसे कि ये ग्रीन वाली और ब्लू वाली वेव ओवरलैप कर रही हैं, तो जो उनकी रिजल्टेंट वेव है जो कि रेड वाली वेव है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उनकी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगी। ठीक है। इंटरफेरेंस, जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो दो तरह इंटरफेयर कर सकती हैं, कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली। अगर वो वेव्स इन फेज मीट करेंगी, इफ द वेव्स मीट इन फेज, मतलब उनका फेज डिफरेंस 0, 360, 720 डिग्री इस तरह है, तो हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर वो आउट ऑफ फेज मीट करेंगी किसी पॉइंट पे 180, 540 डिग्री ब्ला ब्ला ब्ला, तो दे विल कंस्ट्रक्टिवली और दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपकी जो रिजल्टेंट वेव है वो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाती है इफ बोथ the waves that are opposite to each other have equal amplitude. हमने पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को निकालना सीखा था। हमने कहा था कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट पी तक और पॉइंट बी से लेके पॉइंट पी तक दो वेव्स ट्रेवल करके आ रही हैं, सेम टाइप की वेव्स हैं, सेम वेवलेंथ की वेव्स हैं। आप इन दोनों के पाथ को माइनस करो, आपके पास पाथ डिफरेंस आ जाता है। उसको इन दोनों की वेवलेंथ से डिवाइड करो तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ या पाथ डिफरेंस आ जाता है। ये जो पाथ डिफरेंस है, इसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये जो वेव्स हैं इनका फेज डिफरेंस क्या है। पाथ डिफरेंस का जो कोफिशिएंट आया है, ये जो वेवलेंथ के साथ जो 1.6 कोफिशिएंट आया है, इसको 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस मिल जाएगा। अब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की स्पेशल वैल्यूज पे आप डिसाइड कर सकते हो कि पॉइंट पी पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद रखो, अगर सोर्सेज इन फेज वाइब्रेट करेंगे, सोर्सेज आर वाइब्रेटिंग इन फेज ए एंड बी, एंड पॉइंट पी पे वो आके मीट करती हैं, और उनका जो पार्ट डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है 0 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इन शॉर्ट n लैम्डा, वेयर n could be 0 1 2 3 4, तो दे विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली।
दोबारा से ये देख लो केस 2 में कि अगर वो दोनों सोर्सेस इन फेज ही वाइब्रेट कर रही हैं, लेकिन जब वो पॉइंट पी पे आकर मीट करती हैं दोनों वेव्स और उनका पार्ट डिफरेंस है हाफ लैम्डा, 1.5, 2.5 लैम्डा, इन शॉर्ट n minus 1/2 lambda where n could be 1 2 3, then they will interfere destructively. अगर सोर्सेज आउट ऑफ फेज वाइब्रेट कर रही हैं और पार्ट डिफरेंसेस ये वाले हैं तो अब होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जल्दी जल्दी इसको देखेंगे, हम बहुत टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने डिटेल में ही लेक्चर किया था ऑब्वियसली, सो आई एम एक्सपेक्टिंग आपने रिवाइज किया हुआ इस पॉइंट पे ये। और अगर सोर्सेज आउट ऑफ फेज वाइब्रेट करें और पार्ट डिफरेंसेस ये वाले हैं तो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। मतलब कि जब सोर्सेज आउट ऑफ फेज वाइब्रेट कर रही हैं तो वो जो हमने रूल बनाया था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, वो रिवर्स हो जाता है। डायफ्रैक्शन क्या होती है? जब वेव्स किसी गैप में से पास करती है तो वेव जो है वो स्प्रेड आउट हो जाती है, या एज से पास करती है तब भी स्प्रेड होती है। तो ये जो स्प्रेडिंग आउट ऑफ वेव है इसे डायफ्रैक्शन कहते हैं। डायफ्रैक्शन ज्यादा तब होती है जब आपकी वेवलेंथ का साइज कंपेरेबल टू द गैप होता है या एज से कंपेरेबल साइज होता है। डायफ्रैक्शन कम होती जाती है अगर आपका जो वेवलेंथ है इट इज स्मॉलर एंड स्मॉलर कंपेयर टू द साइज ऑफ द गैप। इफ द गैप इज बिगर देन द वेवलेंथ देन द डायफ्रैक्शन इज लेस। दो सोर्सेज की इंटरफेरेंस जब होती है तो वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। अगर लाइट का केस है तो इस तरह का पैटर्न बनता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का। साउंड की अगर टू सोर्स इंटरफेरेंस होगी तो वो एक पैटर्न बनाएंगे। सोर्सेज को कोहेरेंट होना जरूरी है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों सोर्सेज का कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, जिसका मतलब है कि दोनों वेव्स जो है वो एक ही वेवलेंथ की, एक ही फ्रीक्वेंसी की हो। और कोशिश ये करें कि इक्वल एम्पलीट्यूड की भी हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोहेरेंट नहीं है। कोहेरेंट का मतलब ये होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये तो आपने डेफिनेशन याद करनी है। बट दैट ऑल्सो मीन्स कि वो उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अब एम्पलीट्यूड सेम हो ना हो ये एक ऑप्शनल बात है। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल होगा तो फिर बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा, उसमें इंटरफेरेंस पैटर्न ज्यादा ऑब्जर्वेबल होता है। तो एक्सपेरिमेंट आप लाइट के साथ भी कर सकते हो, यही पैटर्न आप वाटर के साथ भी बना सकते हो, या आप साउंड के साथ भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो, माइक्रोवेव के साथ भी कर सकते हो, और हमने लेजर लाइट के साथ भी किया। बट द important thing is that you get a pattern of these bright and dark fringes on the screen, bright and dark fringes on the screen due to the interference of the waves coming from two coherent sources. और ये जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, ये आपके जो मैक्सिमा और मिनिमा और या सीरीज ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो पॉइंट्स बनते हैं, इसका जो इस एक्सपेरिमेंट का जो लाइट के साथ वर्जन परफॉर्म होता है, ये वाला एक्सपेरिमेंट, इसका कॉमन नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जैसे कि यहाँ 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 और यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, वहां पे जो पाथ डिफरेंस आ रहा है दोनों पॉइंट से, वो 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ है। सो बीच वाली ब्राइट फ्रिंज 0 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस, अगली ब्राइट फ्रिंज 1 लैम्डा, 1 लैम्डा इधर भी, अगली ब्राइट फ्रिंज 2 लैम्डा, 2 लैम्डा। सर हाँ सर जरूरी है कि इवन वेवलेंथ जो है वो सिर्फ ब्राइट फ्रिंजेस पे है? क्या कह रहे हो बेटा? जरूरी है कि हाँ इवन नहीं, इवन इवन नहीं, होल नंबर्स, होल नंबर्स। जी जी वही वही जी 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 होल जी जी, नंबर्स जहाँ हमेशा जहाँ ब्राइट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पे पाथ डिफरेंस जो है वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 0 1 2 3 4 5 ही होगा। और जहां पे कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, पहली डार्क फ्रिंज पे हाफ लैम्डा, दूसरी डार्क फ्रिंजेस पे 1.5, तीसरी वाले पे 2.5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए बेटा। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने टू सोर्स इंटरफेरेंस पे पढ़ लिया। वो पूछते भी हैं कि लेट्स सपोज बोले यार पॉइंट सी पे डार्क ब्राइट फ्रिंज आ रही है, प्लीज एक्सप्लेन व्हाई। तो आप एक्सप्लेन करोगे। पॉइंट पॉइंट ए पे ब्राइट फ्रिंज आ रही है, प्लीज एक्सप्लेन व्हाई। या पॉइंट डी पे डार्क फ्रिंज आ रही है, प्लीज एक्सप्लेन व्हाई। तो उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, और फिर इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के कि डिस्ट्रक्टिव या कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों हो रही है। इस कॉन्सेप्ट पे जो फॉर्मूला अप्लाई होता है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में वो होता है x इक्वल टू लैम्डा d अपॉन a। व्हाट इज x? x इज द डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग ब्राइट फ्रिंजेस। एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरी ब्राइट फ्रिंज तक का जो डिस्टेंस है उसे x कहते हैं। ब्राइट से डार्क तक का नहीं है ये, ब्राइट से ब्राइट या डार्क से डार्क तक का जो डिस्टेंस है उसे x कहते हैं। लैम्डा जो है वो जो हमारी कोहेरेंट सोर्सेज है उनकी वेवलेंथ है। d जो है इट इज दिस डिस्टेंस, और a जो है ये दो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये वो होता है। ठीक है बेटा। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि वही आप एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हो, लेकिन उसको आप दो स्लिट्स के बजाय एक ऐसी चीज से गुजारते हो, ऐसी ग्रेटिंग से जिसमें हजारों हजारों टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्लिट्स होती हैं छोटे से स्पेस में।
ठीक है, और इसके अंदर से जब लाइट जाती है तो यहाँ पे भी वो मैक्सिमास का पैटर्न बनाती है। यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं इन्हें मैक्सिमास का पैटर्न कहते हैं। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जो मैक्सिमास बनते हैं वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मुकाबले में ज्यादा शार्प और ज्यादा ब्राइट होते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर आप डिस्टेंस नहीं मेजर करते ब्राइट फ्रिंजेस का, बल्कि उनका सेंट्रल मैक्सिमा से एंगल मेजर करते हैं। तो ये वाला एंगल मेजर करेंगे, ये वाला एंगल मेजर करेंगे, ये वाला एंगल मेजर करेंगे, ये वाला सेंटर वाला जो n = 0 है वहां से एंगल मेजर करते हैं। जो बीच वाला ब्राइट फ्रिंज होता है उसको कहते हैं n = 0 वाला मैक्सिमा। जो उसके बराबर वाले दो हैं वो n = 1, n = 2 है। उसके जो बराबर वाले हैं वो n = 2, n = 2 है। ठीक है, इस तरह आपने चलना है। और जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा वो है d sin थीटा = n लैम्डा। अब यहाँ पे d क्या चीज है? d जो है वो हर ग्रेटिंग के जो स्लिट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट्स on the grating is d, so it will have a very small value obviously. What is theta? थीटा आप जो भी ऑर्डर ले रहे हो, अगर आप n = 1 ले रहे हो तो थीटा ये हो जाएगा, n = 2 डाल रहे हो तो थीटा ये हो जाएगा। सो एंगल फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। n की वैल्यू क्या है? जो आप मैक्सिमा ले रहे हो, बीच वाला ले रहे हो तो 0, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। पहली फ्रिंज ले रहे हो तो 1, दूसरा ले रहे हो तो 2, मतलब ये n हमेशा तो होल नंबर ही होगा। और लैम्डा क्या है जी? वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, d को आप 1/N करके भी लिख सकते हो। कैपिटल N होता है नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ स्लिट्स ऑन द ग्रेटिंग पर मीटर। ठीक है, तो अगर 1/N कर लोगे तो आपके पास d भी आ जाता है। इस फॉर्मूला में डायरेक्ट आप 1/N भी डाल सकते हो। बड़े n और छोटे n को आपस में कंफ्यूज मत करना प्लीज। ठीक है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जब आप व्हाइट लाइट से करते हो ये वाला एक्सपेरिमेंट, तो व्हाइट लाइट के अंदर मैक्सिमम बनता है, ये पूरा n = 1 है, ये सर ये पूरा। लाइन मीटर्स में लेनी हाँ, क्या कह रहे हो है? बेटा? सर ये लाइंस मीटर्स में लेनी है? यूनिट का सर पूछ रहे नंबर हो? ऑफ लाइंस। यूनिट का पूछ रहे हो? जी सर। तो पर मीटर में इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अक्सर आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसमें 5000 लाइंस पर mm दी हुई है। पर mm मतलब एक mm में 5000 लाइन है, तो एक मीटर में कितनी लाइंस होंगी? 1000 से मल्टी। जैसे आप मीटर को, जब आप मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो क्या हो करते हैं? 10⁻³ -3। लेकिन जब आप पर mm को पर m में कन्वर्ट करेंगे, पर मिलीमीटर को पर m में कन्वर्ट करेंगे, तो आप 10⁻³ नहीं करेंगे बल्कि 10⁻³ करेंगे और एज एन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर mm में 5000 लाइंस है तो m में, मीटर में फिर जाहिर सी बात है 5 मिलियन लाइंस। ठीक है, समझ में आ रही बात? जी सर। ओके, अच्छा जी। जब आप व्हाइट लाइट से डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से लाइट पास करते हो, व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट के अंदर मसला ये होता है कि सारी लाइट्स जो हैं दे ऑल द कलर्स मेक देयर ओन मैक्सिमा, बट दे काइंड ऑफ देन स्प्लिट अपार्ट अ लिटिल बिट बिकॉज ऑल द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट डायफ्रैक्ट बाय अ डिफरेंट अमाउंट। एंड व्हाट हैपेंस इज, हमजा बेटा तुम अली अली यार तुम स्क्रीन पे लिख रहे हो बेटा, एक मिनट रुको जरा मैं क्लियर कर दूं। एक सेकंड देगा प्लीज। ओके जी, तो मैं बात क्या कर रहा था बेटा कि व्हाइट लाइट से, व्हाइट लाइट विजिबल लाइट के जो सारे स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेवलेंथ्स है उसमें सारी मौजूद होती हैं। तो वो जो जितने भी मैक्सिमास बनेंगे दे विल नॉट जस्ट बी अ सिंगल पॉइंट, नॉट अ शार्प ब्राइट पॉइंट, बट इट विल बी स्प्रेड इनटू डिफरेंट कलर्स, एंड डिफरेंट कलर्स मीन डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। और आप देख रहे हो कि जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ है वो उतनी ज्यादा डायफ्रैक्ट भी करती है। मतलब रेड का एंगल n = 1 वाला जो मैक्सिमम में रेड का एंगल सबसे ज्यादा और वायलेट का एंगल सबसे कम है, क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ कम होती है, रेड की वेवलेंथ भी ज्यादा होती है। तो ये बात आप नोटिस करो। और इसमें कभी कभार d की वैल्यू, d जो था वो क्या था? d sin थीटा = n लैम्डा में जो d था उसकी वैल्यू कभी कभार ऐसी होती है कि ये दोनों मैक्सिमा एक दूसरे से ओवरलैप भी कर जाते हैं। मतलब इसका जो रेड है और इसका वॉयलेट, इसके रेड का एंगल इसके वॉयलेट के एंगल से ज्यादा हो सकता है, और इसलिए ये दोनों मैक्सिमा आपस में एक्चुअली ओवरलैप भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस हमने किए में, अगर अभी बीच में आएगा तो और भी करेंगे। स्टेशनरी वेव्स क्या होती है? स्टेशनरी वेव्स को हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। वो ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें कोई कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहे होते, और कुछ पॉइंट्स जो होते हैं जिनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, मतलब हर पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिफरेंट होता है, और हम उन पॉइंट्स को नोड्स और एंटी नोड्स से रेफर करते हैं। सो दीज पॉइंट्स डू नॉट मूव एट ऑल, these are referred to as nodes. These points have maximum amplitude, so we refer to them as antinodes.
ठीक है। स्टेशनरी वेव बनती कैसे है, जब आपकी दो प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ द सेम टाइप, of the same amplitude and of the same wavelength are traveling opposite to each other and they overlap, the resultant wave that they produce is a stationary wave. All right, ये आपको बताना आना चाहिए कि अगर t is equals to 0 पे स्टेशनरी वेव की ये शेप है तो t is equals to t upon 4 पे या t upon 2 पे या 3t upon 4 पे या आफ्टर 1 पीरियड या 1.5 पीरियड या 2 पीरियड्स के बाद वेव की देखने में पिक्चर कैसी होगी उसके स्केच करने वाले क्वेश्चंस आते हैं बेटा। अब जो स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला केस है, स्टेशनरी वेव का जो स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला केस है, उसमें इस तरह की वेव बन सकते हैं। फंडामेंटल वेव, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, डिफरेंट टाइप्स की स्टेशनरी वेव फॉर्म हो सकती हैं। जो जिस डिफरेंट टाइप की स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रही हैं उसके लिए हमने जनरल फॉर्मूला डिराइव किया था, लेकिन मेन तरीका यही था कि आप जो वेव की वेवलेंथ है उसको टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से कंपेयर करते हो और उसको फिर जो सिंपली v इज इक्वल टू लैम्डा एफ का फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करके एफ को सब्जेक्ट बना लेते हो। फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला आ रहा है v अपॉन 2l, यहाँ पे आ रहा है v अपॉन 2l, यहाँ पे आ रहा है जी 3v अपॉन 2l, उसके बाद 4v अपॉन 2l। तो हो क्या रहा है, हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है वो बन गया nv अपॉन 2l। नीचे हमेशा 2l आएगा, l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, v इज द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव थ्रू दैट मीडियम, और n क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकती है। और बेसिकली जब फर्स्ट हार्मोनिक है तो n की वैल्यू 1 डालोगे, सेकंड हार्मोनिक में n की वैल्यू 2 डालोगे, थर्ड हार्मोनिक में 3 डालोगे, फोर्थ हार्मोनिक में 4 डालोगे। इससे ये पता चल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है हमारी स्टेशनरी वेव की, उसके अंदर फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवंथ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मतलब इसका ये हुआ कि अगर फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज तो दूसरी स्टेशनरी वेव 200 हर्ट्ज पे बनेगी, तीसरी वाली 300 हर्ट्ज पे बनेगी, एंड देन 400 एंड 500 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्टेशनरी वेव्स आप एयर कॉलम के अंदर भी बना सकते हो विद साउंड। एयर कॉलम के अंदर ये वाला एक केस है जिसमें एक एंड जहां से साउंड एंटर होता है ट्यूब में वो ओपन होता है और दूसरा एंड जो है वो क्लोज्ड होता है। यहाँ पे स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होती है, वेल साउंड ट्रेवल्स डाउनवर्ड्स एंड देन रिफ्लेक्टेड साउंड ट्रेवल्स अपवर्ड्स। The reflected sound and the original sound they overlap and the resultant wave that they produce is a stationary wave. Stationary wave के अंदर आप ट्यूब के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेशनरी वेव, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक बनाने के लिए आप ट्यूब की लेंथ चेंज कर सकते हो या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चेंज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे हम ट्यूब की लेंथ चेंज करते जा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी, दोबारा तरीका वही है, वेवलेंथ को कंपेयर करोगे ट्यूब की लेंथ के साथ और ट्यूब की लेंथ के साथ कंपेयर करके वेव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, एफ को सब्जेक्ट बना लोगे और उसके बाद आपको पता चल रहा है कि पहली एक्सप्रेशन आ रही है v अपॉन 4l, 3v अपॉन 4l, 5v अपॉन 4l। अगला यू कैन एक्सपेक्ट फोर्थ हार्मोनिक में क्या हो जाएगा, 7v अपॉन 4l। सो हमारे पास जनरल फॉर्मूला बन गया nv अपॉन 4l, बट n दिस टाइम अराउंड इज ऑड नंबर्स ओनली। सो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी के लिए आप ये डालोगे, सेकंड के लिए ये डालोगे, थर्ड के लिए ये डालोगे, फोर्थ के लिए ये डालोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज तो सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 300 हर्ट्ज। थर्ड हार्मोनिक की होगी 500 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। अब जिस तरह आप एक एंड पे ओपन एंड के साथ और दूसरे साइड पे क्लोज्ड एंड के साथ आप स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर सकते हो एयर कॉलम में, इसी तरह आप दोनों तरफ ओपन एंड रख के भी साउंड वेव के अंदर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर सकते हो इन एन एयर कॉलम। ठीक है। उसके अंदर आप दोबारा से वही ट्यूब की लेंथ चेंज कर सकते हो या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चेंज कर सकते हो टू गेट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक साउंड्स। साउंड के अंदर पता कैसे चलता है कि स्टेशनरी वेव फॉर्म हो गई है, पता ऐसे चलता है बेटा जब आप को एक लाउड साउंड सुनाई देती है, मतलब हम उसे कहते हैं कि रेजोनेंस हो रही है। ऑलराइट। और इसके अंदर जो जनरल फॉर्मूला है वो v अपॉन 2l, 2v अपॉन 2l और 3v अपॉन 2l आ रहा है। अब ये जो v अपॉन 2l, 2v अपॉन 2l और 3v अपॉन 2l जो आ रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जनरल फॉर्मूला हमारे पास ही एग्जैक्टली वही वाला है जो स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला केस था। देख रहे हो, स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला केस है। जो जितने केसेस में तुम लोगों को मैंने बहुत डिटेल में तुम लोगों के सामने लाइव ये वेव्स स्केच की थी, यू शुड बी एबल टू स्केच देम, यू शुड बी एबल टू लोकेट द नोड्स एंड द एंटी नोड्स इन ऑल ऑफ दीज केसेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। किसी भी चीज के साथ, चाहे माइक्रोवेव के साथ, चाहे साउंड वेव के साथ, किसी भी टाइप की वेव के साथ स्टेशनरी वेव का एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म किया जा रहा है तो उससे वेवलेंथ फाइंड की जा सकती है। इन ऑल ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट,
यू आर बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। एक नोड से दूसरे नोड्स के बीच में जब आप डिस्टेंस निकाल लेते हो वो लैम्डा अपॉन 2 के बराबर होता है। तो उस डिस्टेंस को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वेव की वेवलेंथ आ जाती है। इन सारे क्वेश्चंस में ये चीज रिपीट होती है, सारे एक्सपेरिमेंट्स में जब ये क्वेश्चन में आते हैं तो यही चीज आती है। दीज आर द 4 डिफरेंसेस बिटवीन स्टेशनरी एंड प्रोग्रेसिव वेव्स। इनको जल्दी से एक दफा रीड कर लो और खुद एक दफा 2 मिनट लगाओ, सुकून से रीड करो, फिर उसके बाद अब जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। ऑलराइट। सॉरी, स्क्रीन शेयरिंग रोक दी मैंने, मैं दोबारा स्टार्ट। ओके, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन अगेन। स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव का डिफरेंसेस पढ़ लो। ऑब्वियसली ओरिजिनल लेक्चर में आपको इंतहाई डिटेल में ये सारी बात करवाई है और डिटेल में आपको एनिमेशन के साथ दिखा के, इवन आपके नोट्स में मैंने नीचे लिंक छोड़ा हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको एनिमेशन दोनों की नजर आ जाएगी, सो यू कैन एक्चुअली सी व्हाट्स रिटन अबव एंड यू कैन चेक दिस कि ये कैसे जो है वो सारी बातें अप्लाई हो रही दोनों पे उस पर। अब हमारे पास हुआ ये है कि हमने रिवीजन दोनों चैप्टर की कर ली है। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ ताकि पास पेपर जो है वो हम एक अलग क्लास में कर लें। और व्हाट आई वांट इसके पास पेपर की मैं एक लंबी सी क्लास रखें कल, जिसके अंदर हम स्टेशनरी वेव्स और सॉरी सुपर पोजिशन और वेव्स के सारे क्वेश्चंस 1.5 घंटे में 2 घंटे में जितने भी कर सकते हैं सारे एक साथ करें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई विल डू इन टुमारोज क्लास। हम सारे लाइन से एक साथ जो है वो क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम एक फ्लो में जो है वो क्वेश्चंस करें। अभी हम 1 या 2 क्वेश्चंस करके जो है वो रुक जाएंगे तो फायदा नहीं है, और फिर उसके बाद हम कल से दोबारा स्टार्ट कर रहे होंगे। तो हम एक लाइन से हमजा अनस बेटा मुझे अपना जीमेल आईडी जो है वो व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है। आई विल गिव यू द एक्सेस टू गूगल क्लासरूम, दैट्स वेयर यू कैन फाइंड द नोट्स फ्रॉम। अच्छा, तो क्या कहते हैं, बाकी आई होप एवरीवन इज एडेड टू गूगल क्लासरूम। तो इसको एक दफा आज डिटेल में रिवाइज कर लो इस टॉपिक को। मैंने तो अभी ऐसे क्विक रिवीजन करवाई है, बहुत ही ओवरव्यू दिया है क्योंकि इतने लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, यू नो के जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये दोनों चैप्टर्स तकरीबन 1 महीना लगा के पूरे पढ़ाए थे विद पास पेपर प्रैक्टिस। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल डू जस्ट देयर पास पेपर्स कंबाइंड, जो आता जाएगा हम जो है वो पेपर करते जाएंगे। 2015 के, 2014 के, 2013 के, 2012 के सवाल हम कल वाली क्लास में करेंगे, जितने हो सकते हैं 1.5-2 घंटे में वो हम सारे एक साथ जो है वो करेंगे। पहले मुझे बता दो कि कल आप लोगों का पेपर, इसका मतलब पाकिस्तान में तो कैंसिल हो गया, बट बाकी लोगों का कल किसी का कोई पेपर है? एनीवन हैज एनी पेपर टुमारो? बिकॉज आई वांट टू काइंड ऑफ कीप द क्लास अ लिटिल अर्ली इन द डे। ये रात के टाइम में बाकी क्लासेस भी होती हैं तो थोड़ी नहीं, शॉर्टेज। कल नहीं है सर, आप अपने हिसाब से रख लें, कल नहीं है बस। इज दिस फॉर एवरीवन? बस सर। नो पेपर फॉर टुमारो? ओके, सो आई थिंक वील कीप इट इन द आफ्टरनून और समथिंग लाइक दैट। अब देखो जो यूएई और सऊदीया में उनका थोड़ा टाइम जोन मुझसे पीछे है, तो थोड़ा सा टाइम से जाग जाना। सो इफ लाइक यू हैव टू वेक अप एट 11, आई होप दैट वुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। 10 11 से 11 बजे पाकिस्तान। अगर मैं बोलूँ जाग जाओ तो बहुत बड़ा मसला तो नहीं है भाई। लेट सपोज हाँ अगर सर। पाकिस्तान में ना। पाकिस्तान के 12 बजे रखता हूँ, मैं बोलता हूँ 12 बजे से 2 बजे तक क्लास है दोपहर में, राइट? 12 नून से आपकी 12 बजे तक क्लास। अच्छा हाँ, कल तो जुम्मा है, सो राइट आफ्टर जुम्मा, हाउ अबाउट दैट? आफ्टर जुम्मा। लेकिन पाकिस्तान के जुम्मे के बाद रखूंगा तो सऊदी वालों के, यूएई वालों के जुम्मे से क्लैश करेगा, ये भी प्रॉब्लम है। चलो एक रफली 4 बजे का टाइम अपने जहन में रखते हैं, आई होप। या फिर अगर ज्यादा जल्दी भी रख सकता हूँ मैं, ज्यादा ज्यादा सर जल्दी। 3 बजे चाहिए। हाँ, 4 बजे बजे 4 सही बजे तो है, सही असल होगा। में 4 बजे सही तो है, लेकिन मसला ये आता है कि फिर वो क्योंकि 16 को ओ लेवल का भी एटीपी और 17 को A2 का P5 भी है, एंड देन यू हैव योर 17 को आप लोगों का भी P2 है, 16 को है, 17 को, तो इट्स लाइक आई हैव टू टेक देयर क्लासेस एज वेल। सो व्हाट आई रियली वांट इज आप लोगों की एक मैं लंबी क्लास रखना चाह रहा था। आप लोगों की क्लासेस क्योंकि आप लोगों का मेन पेपर है तो आपकी क्लास थोड़ी लंबी रखना चाह रहा था, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कीप इट इन द डे। चलो 4 बजे का अपने जहन में रखते हैं, 3:30-4 बजे का पाकिस्तान टाइम का बोल रहा हूँ। सो जस्ट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर टाइम जोन। इंशाल्लाह हम कल जो है वो क्लास थोड़ी सी लंबी करके जितने पासिपर्स 8-10-15 क्वेश्चन जितने हमसे होंगे वो हम कर लेंगे। बट प्लीज डू योर प्रैक्टिस, डू योर ओन प्रैक्टिस टुडे, ठीक है।
जितने आपसे क्वेश्चन होते हैं इन 2 टॉपिक से करो, टॉपिकल करो ईयरली, अपनी प्रैक्टिस अपनी साइड पे जारी रखो। क्लास में मेरा करवाने का मकसद ये होगा पास पेपर्स कि आपके कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाएं, कोई चीज जो आपको किसी क्वेश्चन में मुश्किल लग रही है उसको कैसे टैकल करना है वो समझ में आ जाए। ठीक है। अच्छा जी सर, इस साल का ये थ्रेशोल्ड वगैरह का मुझे कुछ नहीं आइडिया, मुझे कैसे पता, लेकिन ये है कि अब जो थ्रेशोल्ड आएंगे वो 2019 से जरा ज्यादा मैच करेंगे, बस इतनी सी बात है। ये कैम्ब्रिज ने बोला था। डिफिकल्ट क्वेश्चंस के सर मैंने। केमिस्ट्री का जो आज पेपर हुआ है उसके जी। बाद तो मुझे नहीं लगता, जो आज केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसके बाद तो मुझे नहीं लगता 42 थ्रेशोल्ड होगा जो 2019 में था। आज का पेपर मुश्किल था या आसान था? सर बहुत मुश्किल था, पता नहीं पेपर था क्या था। P2 की बात कर रहा हूँ। जी सर, P2 केमिस्ट्री का 2-1। अच्छा, चलो देखते हैं यार, अब हम इसको पेपर को ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज आई डोंट रियली डू दैट। बस मेरा ये होता है आप तैयारी अपनी पूरी करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें और पेपर जब अपनी तरफ से पूरा करके आए। सो विल डिस्कस द पेपर कि उसमें क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, प्रॉब्लम ऑन द लास्ट डे। बट अभी हम अपनी पूरे सिलेबस की रिवीजन पे फोकस करते हैं, 4-5 क्लासेस में जितना हम रिवाइज कर सकते हैं करते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। We'll not do yearlies anymore. We have done a lot of yearlies. You can do, you can check them against YouTube, whatever questions you are doing. और हम जो है वो अब यही करेंगे, एक दिन में 2-2 टॉपिक उठा के उनके टॉपिकल करते जाएंगे और उनको क्विकली रिवाइज करते जाएंगे। दैट शुड बी द गोल। और उसमें भी शायद सारे चैप्टर्स ना हो पाए तो हम प्रायोरिटाइज करेंगे। वेव्स और सुपरपोजिशन का आप लोगों ने बोला हुआ था, इसके बाद प्रॉब्लम हम नेक्स्ट विल पिकअप इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और डीसी सर्किट्स। और उसके बाद फिर आप लोगों से पूछ लूंगा। प्रॉब्लम हमने वर्क एनर्जी पावर और डिफॉर्मेशन को उतनी ज्यादा अटेंशन नहीं दिया थ्रू आउट द ईयर जितनी बाकी टॉपिक्स को मिली है। उन टॉपिक्स को हमने पढ़ भी जल्दी लिया था, उनके क्वेश्चन भी जल्दी कर लिए थे। सो मे बी वी शुड जस्ट प्रैक्टिस वर्क एनर्जी पावर एंड डिफॉर्मेशन अ लिटिल मोर एज वेल, बिकॉज उसके हमने उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए जितने करने चाहिए, क्योंकि एनर्जी के एक्चुअली क्वेश्चंस आते जाते हैं। अगर आप देखो तो हर साल एनर्जी का सवाल होता ही होता है। सही है। एनीवेज, पोलराइजेशन तो बेटा मैंने करवा दिया अपनी तरफ से, मैं जो करवा सकता था पोलराइजेशन मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, सो जस्ट वॉच दोज वीडियोज, रिवाइज, डू दोज क्वेश्चंस अगेन, मे बी डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक और समथिंग। बट अब वो अपनी तरफ से तो मैंने करवा दिया, उसकी ओरिजिनल क्लास भी ले ली, रिवीजन क्लास भी ले ली, अलग से क्वेश्चंस भी करवा दिए। सो वेक्टर्स जो हैं, वेक्टर्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। फोर्सेस वाला जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम वाला, उसके ऊपर हम वो वाला चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलो। इबाद, मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं लैपटॉप पे अभी तक वीपीएन वगैरह कोई यूज़ नहीं किया, मैं मोबाइल से ही जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, जो वाईफाई से कनेक्ट करके, एंड दैट्स अबाउट इट। मैं तो यही कर। कैन यू शेयर द वर्क पीडीएफ ऑन गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप? यूट्यूब नहीं चल रहा। यूट्यूब अभी आप वीपीएन चला के चलेगा अपने फ़ोन में, अगर आप वीपीएन डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगी तो उससे चल पड़ेगा यूट्यूब। लैपटॉप पे जेनमेट, हाँ लैपटॉप पे आप लोग जो है वो क्या कहते हैं, एक्सटेंशन डाल लो गूगल क्रोम में, जेनमेट, जेन, वो एक आप एक्सटेंशन कर लोगे तो उससे वो एक तरह से आपका इन ब्राउजर वीपीएन होता है, उससे जो है वो आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्राई कर लो। बाकी हाँ मुझे पता है यूट्यूब का प्रॉब्लम हो रहा है, तो गूगल क्लासरूम के अंदर मैं सॉल्व फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ, आई गेस आई कैन डू दैट। चलो आज रात को मैं देखता हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने A2 की क्लास लेनी है, P5 की, उसके बाद हम देखते हैं बाद में। कल जो है इंशाल्लाह मिलते हैं और इनके इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है भाई, चलें, अल्लाह हाफिज़।